हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, उसके बाद कैलकुलस मेथड में हमने कैलकुलस मेथड के बारे में पढ़ा था। पर असलियत में जो फिज़िक्स है वो यहीं से शुरुआत होता है। वो तो जो थे लेसन्स थे वो हमको सब जगह, यानी पूरे फिजिक्स में वो लेसन्स काम में आने वाले यूनिट्स एंड डायमेंशंस और वेक्टर्स, पर असलियत में जो फिजिक्स एप्लीकेशन पार्ट है वो यहाँ से चालू होता है। ये पहला जो एक्चुअली जो फिजिक्स है वो 6 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला तो जो बेसिक फिजिक्स हमने पढ़ा है, दूसरा होता है मैकेनिक्स, फिर उसके बाद आता है ऑप्टिक्स, उसके बाद वेव मोशन आता है, एसएचएम एंड वेव मोशन आता है, उसके बाद हीट एंड टेम्परेचर रिलेटेड चैप्टर्स आते हैं, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आता है और फाइनली न्यूक्लियर फिजिक्स। ऐसे पार्ट्स होते हैं। तो मैकेनिक्स का जो पहला पार्ट है मोशन इन 1D, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये क्या है हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में काफ़ी, अगर सिंपल मैं आपको पूछूं तो S1 मान लो 2i है, ठीक है। S2 मान लो 2i प्लस 3j प्लस 4k है, ठीक है। और S3 क्या है? S3 क्या है? यहां पर 2i प्लस 3j प्लस 4k है। और मैं आपको पूछूं इनमें से मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या है? आमतौर पे बच्चे के दिमाग में आता है कि सर ये 1D है, ये 2D है, ये 3D है, ठीक है। पर असलियत में क्या है? ये चारों 1D, तीनों 1D ही है। ऐसा कैसे सर? ऐसा कैसे? देखो, ये जो है S1, ये 2i है, इसका मतलब क्या है कि मान लो ये x एक्सिस होगा और ये y एक्सिस होगा। इसका मतलब जो भी बॉडी है वो ओरिजिन से 2i तक चली है, i यानी x एक्सिस पे चली है। S2 यानी 2i 3j है, यानी वो ओरिजिन से x का 2 y का 3। ऐसे ही 2i प्लस 3j, अभी तो आप जानते हो वेक्टर्स, यानी i यानी ये x कोऑर्डिनेट को डिटरमाइन करता है ये। तो असलियत में बॉडी कैसे चली है? ओरिजिन से इस पे चली है। तो क्या ये आप अगर 2D बोलोगे यानी ये 2 डायमेंशंस में चली है? नहीं, ये तो यहां से लेकर यहां तक ही चली है, ये तो स्ट्रेट लाइन में ही चली है। बोलो, बात समझ में आ रही है? ये तो क्या चली है? स्ट्रेट लाइन में ही चली है। और वैसे ही क्या होगा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो ये कोई कर्व पाथ नहीं ले रही है। अगर बॉडी ऐसे कर्व पाथ लेती तो 2D बोला जाता, पर फिलहाल के लिए हम 2D में बात नहीं कर रहे हैं, हम 1D में ही बात कर रहे हैं। बोलो, बात समझ में आ रही है? अगर ये z एक्सिस होता ऐसा और 2i प्लस 3j और 4k यहां आता, तो यहां से लेकर यहां स्ट्रेट लाइन में ही चल रही है। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो 2D क्या होता है सर? वक्त आने पर वो भी बताया जाएगा 2D क्या होता है। पर बात समझिए कि अगर कोई भी बॉडी क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में जब चल रहा है, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं स्ट्रेट, तो आई एम मूविंग इन 1D। बोलो, बात समझ में आ रही है? अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट चलता है तो एक वक्त पे उसका एक ही कोऑर्डिनेट नहीं बोलना चाहिए, पर अगर वो स्ट्रेट चल रहा है तो उसको 1D बोला जाता है। बोलो, बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये पहला बात है। हम लोग इसमें जो मोशन इन 1D 2D 3D पढ़ेंगे, ये होता है काइनेमैटिक्स। क्या होता है? काइनेमैटिक्स, ठीक है। काइनेमैटिक्स यानी हम लोग सिर्फ मोशन को देखेंगे। काइनेमैटिक्स इन 1D बोला जाएगा, 2D बोला जाएगा। काइनेमैटिक्स इन 1D का मतलब क्या है?
ओनली मोशन, ओनली मोशन, फोर्स, इसके पीछे जो फोर्स नहीं है उसको नहीं देख रहे हैं हम, नो फोर्स। अच्छा, उसके बाद अगर हम दूसरी चीजों को डिस्कस करें, वो है जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है? रेस्ट का मतलब प्रैक्टिकली देखो तो कोई भी रेस्ट पे नहीं है। हम भी देखो, मैं रुका हुआ हूं, असलियत के तो क्या है, अर्थ के साथ मैं भी रिवॉल्व हो रहा हूं, इजंट इट? क्या मैं रेस्ट पे हूं? अर्थ घूम रही है तो उसके साथ मैं भी घूम रहा हूं। बोलो बात समझ में आ रही है? तो रेस्ट जो है ये कैसे माना जाएगा सर? जब हम दोनों सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहेंगे उसको बोला जाता है। असलियत में फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बाद में हम डिस्कस करेंगे, पर रेस्ट और मोशन के लिए मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दूं कि 2-3 मान लो बंदे हो, ठीक है, मान लो ये ट्रेन है, ठीक है, यहां से ट्रेन हो या बस हो, ये दरवाजा है, ठीक है, 3 बंदे हैं, ए, हाँ, बी, सी, ठीक है। ए, बी और सी क्या हुआ है? ए प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और बी और सी क्या है? ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं। अभी ट्रेन भी चल रही नहीं है, ट्रेन भी चल नहीं रही है, ट्रेन भी रुकी हुई है। अगर ए से पूछा जाए क्या बी और सी मोशन में है, तो ए क्या बोलेगा? नहीं, बी और सी आर एट रेस्ट। ए का बोलना है बी रेस्ट पे है, सी रेस्ट पे है। क्यों? क्योंकि ट्रेन रुकी हुई है, ट्रेन रुकी हुई है। अच्छा, अगर सी को पूछूं बी के बारे में, तो सी भी क्या बोलेगा? सी बोलेगा बी रेस्ट पर है। बोलो बात समझ में आ रही है? अच्छा, जब ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी, धीरे धीरे आगे बढ़ी, अगर सेकेंड सिनेरियो में कंडीशन 2 मैं ए का बारे में ए को पूछूं क्या बी और सी रेस्ट पे है, ए क्या बोलेगा? बी एंड सी आर मूविंग, बेसिकली दे आर नॉट एट रेस्ट, ठीक है, दे आर नॉट एट रेस्ट। पर अगर सी को पूछूं, हाँ, सी को पूछूं क्या बी रेस्ट में है, सी तो क्या हुआ है, बी के सामने आजू दोनों सामने सामने बैठे हुए हैं खिड़की के ऊपर, सी क्या बोलेगा सेकेंड सिनेरियो में? यस, बी इज एट रेस्ट। उसके लिए तो बी सामने उसके बैठा हुआ है, मूव नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि सी का जो सराउंडिंग है वो ट्रेन है, तो सी के सराउंडिंग के हिसाब से बी बैठा हुआ है। सी का सराउंडिंग क्या है? सी किस में बैठा है? ट्रेन में। बोलो बात समझ में आ रही है? जो सी है, सी कोई तो नाम रखो, नाम चंद्रमुखी, चंद्रमुखी के हिसाब से क्या है? बी, विनोद अभी चल रहा है ना, विनोद, ठीक है। चंद्रमुखी के हिसाब से विनोद क्या है? विनोद तो बैठा हुआ है एज इट इज। चंद्रमुखी भी ट्रेन में है, विनोद भी ट्रेन में है, दोनों रेस्ट पे हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? दोनों क्या है? रेस्ट पे हैं, दोनों बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? तो सी क्या बोलेगा? विनोद तो बैठा हुआ है मेरे सामने, क्योंकि सी का जो सराउंडिंग है और जो बी का सराउंडिंग है सेम है। पर ए क्या बोलेगा? दोनों मूव कर रहे हैं। क्यों? ए का सराउंडिंग तो ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के हिसाब से तो वो आगे जा रहे हैं। तो हम लोग कोई भी बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में है, वो किसके हिसाब से देखते हैं? सराउंडिंग के हिसाब से देखते हैं। और सराउंडिंग ही जो है वो आगे चल के उसको ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? ये आपको जो आवाज आ रहा है, ये काफी बाहर तेज बारिश हो रही है। सराउंडिंग ही बोला जाएगा। जैसे मान लो कि मैं माउंट एवरेस्ट पे जाके रुकूं, तो माउंट एवरेस्ट पे जाके रुकूं तो मैं क्या होगा? मैं तो क्या है,
रेस्ट पे हूं, पर जो ऊपर स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट होगा उसके लिए तो सराउंडिंग स्पेस है, वो देख रहा है अर्थ घूम रहा है, और अर्थ के हिसाब से सर भी क्या है, घूम रहे हैं। बोले बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो रेस्ट एंड मोशन दे आर सीन अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग। तो अगर कोई बॉडी जो है, इफ द बॉडी डज नॉट, if body doesn't change its position with respect to WRT यानी with respect to surrounding, ये सराउंडिंग ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आप एक बात याद रखिए, with respect to surrounding, then it is considered to be at rest। और वैसे ही मोशन के बारे में लिखो, मोशन के बारे में क्या लिखूंगा, चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी, चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग लिखा जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? अगर बॉडी का जो पोजीशन है सराउंडिंग के हिसाब से चेंज हो रहा है तो उसको मोशन में बोलेंगे। अगर बॉडी का जो क्या है पोजीशन सराउंडिंग के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है तो उसको रेस्ट पे बोला जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? आई होप आपको अच्छी तरह से समझा है कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। तो इतना आप लिख लीजिए, तो फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझिए कि डिस्टेंस का मैंने बताया 1D के जो एग्जाम्पल्स हैं होंगे। तो फर्स्ट क्या होगा, मोशन ऑफ कार along straight road, motion of train on straight track। कर्व ट्रैक नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं स्पेशली स्ट्रेट ट्रैक बोल रहा हूँ। उसके बाद मैंने आपको बोला कि फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट होगा तो वो हाइट फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों जो है मोशन इन 1D है। मोशन इन 1D है, सिंपली आप उसका एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल दूसरा दे दूं तो है डिस्टेंस, एग्जाम्पल नहीं बोलना चाहिए। अगर 1D में हम देखते हैं तो दो तरह के क्वांटिटीज हमको देखने पड़ते हैं, एक है डिस्टेंस एंड दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्टेंस? इट इज एक्चुअल path followed by the body। It is the actual path followed by the body। Second है, means इसका first point है, it is the shortest distance between initial position and final position। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि एक बॉडी है ए, वो यहां से बी पॉइंट पे गया 20 मीटर चल के, फिर सी पॉइंट पे गया 30 मीटर, ठीक है, समझ में आ रहा है, और वापस आया 10 मीटर वापस आया 10 मीटर डी पॉइंट तक। तो पहले ए से बी गया है, बी से सी गया है, सी से डी आया है, तो डिस्टेंस क्या हुआ एक्चुअल टाइम? भाई ए से बी गया 20, फिर 30, उसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, तो डिस्टेंस क्या है 20 + 30 + 10,
20 गया, फिर 30 गया, फिर वापस 10 आया, तो इसमें डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 60 मीटर। सिंपल एज दैट। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 60 मीटर। पर अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं? वी आर सीइंग एक्चुअल पाथ, इनिशियल पोजीशन एंड शॉर्टेस्ट क्या है? इट्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या है? ए। फाइनल पोजीशन क्या है? डी। तो ए से लेकर डी तक, तो यहां से 20 चला है, बी से सी 30 है, सी से पीछे 10 है, तो ये भी 20 होगा। तो ए से डी तक डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए बी बी डी, तो 20 और 20 40 होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि बॉडी डिस्प्लेसमेंट में, वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि बॉडी कितना चला है। हम तो सिर्फ इनिशियल पोजीशन को देखते हैं और फाइनल पोजीशन को देखते हैं। इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है डिस्टेंस में। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का रोल है। इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी और दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बोलो बात समझ में आ रही है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। बोलो बात समझ में आ रही है? आप स्क्रीन पॉज करके ये दोनों एग्जांपल्स लिख ले, इतना पार्ट लिख ले, तो और मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में ज्यादा चर्चा करता हूं आपको। स्क्रीन पॉज करके इतना लिख लें नोट्स में। ये मान लो कि मैं क्या करूं, हाँ, मैं यहां से उस एंड तक जाऊं बोर्ड के, यह मान लो एक 5 मीटर होगा, ठीक है, और वापस उधर जाऊं, तो डिस्टेंस मैंने कितना कवर किया? एक्चुअल पाथ 5 और 5, पर स्टार्टिंग पोजीशन मेरा यही था, फाइनल पोजीशन भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। आई होप, हाँ, स्टार्टिंग पोजीशन जो है वही मेरा एंडिंग पोजीशन है। मैं जाके वापस आया ना, तो डिस्प्लेसमेंट होगा 0 मोशन का, पर डिस्टेंस होगा 5 + 5 10 मीटर। बोलो बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, मैं यहां से निकलूं, स्कूल जाऊं, स्कूल से ऐसे घूम के फिर के वापस यहां पर आके रुकूं, तो डिस्प्लेसमेंट फिर से 0 होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? ओके, मान लो मैं कोई है, हाँ, ए है, ए बंदा है, ए पर आलिया सर, हाँ, मान लो कोई आलिया नाम की लड़की थी, वो क्या हो गई? 3 मीटर ऐसे चली इस पोजीशन तक, फिर क्या हो गई? 4 मीटर यहां चली, ठीक है, ऊपर चली, तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया ए का 3 + 4 यानी 7 मीटर। पर अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे ए का, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट के लिए तो हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चुनेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए इधर है और बी इधर है, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, तो ये, बोलो बात समझ में आ रही है? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये लेंथ होगा, और ये लेंथ कितना है? आपको अगर हाइपोटेन्यूज निकालना होगा, तो मान लो हाइपोटेन्यूज x है, तो x² = 3² + 4² होगा, तो ये तो आपको नंबर पता है, 25 हो जाता है, तो 5, तो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर होता है। डिस्टेंस 7 मीटर होगा, क्योंकि जो आलिया है नाम की लड़की है, वो यहां से यहां, यहां से यहां गई है, ठीक है सर, आलिया मत लो, आलिया का विरोध करना है, ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है? तो 3 से 4 7 मीटर हो जाएगा डिस्टेंस, पर डिस्प्लेसमेंट तो कितना होगा? 5 मीटर होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? ओके, इसमें कुछ डाउट? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डिस्टेंस, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, दिख रहा है आपको, हमेशा डिस्टेंस ज्यादा ही आता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ज्यादा से ज्यादा अगर दोनों स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉलर, डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉलर और इक्वल टू डिस्टेंस। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन के हिसाब से भी होता है। अगर राइट को पॉजिटिव मानेंगे और बॉडी लेफ्ट को चले तो डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। ये भी चौथा पॉइंट ऐड कर सकते हैं, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। बोलो बात समझ में आ रही है? तो स्क्रीन पॉज करके आप ये सब लिख सकते हैं, चौथा पॉइंट भी लिख सकते हैं। देखो यहां पर अगर दोनों स्ट्रेट लाइन में चले, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओनली इन वन कंडीशन या टू कंडीशन, आइदर बोथ आर एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट, एंड दूसरा कंडीशन बॉडी इज इन स्ट्रेट लाइन, बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, बॉडी दोनों मूविंग इन स्ट्रेट लाइन होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? उसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इज ऑलवेज इक्वल एंड ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ये हमेशा ऐसा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट इक्वल होती है। अभी और एक हम लोग फाइनल जो नेल इन दी कॉफिन लगाते हैं, मैं आपको बोल रहा हूं कि मान लो एक बॉडी था, वो ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे चला, ठीक है, जिसका रेडियस मान लो r था। कितना था रेडियस? मान लो ये r था, ठीक है। ये बॉडी A से B पर गया, सर्कुलर ट्रैक पे वॉक कर रहा था, B से C पॉइंट पे गया, C से D पॉइंट पे गया, ऐसे घूम रहा था, ठीक है, और D पे A आया। मैं आपको पूछूं फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन बॉडी गोज फ्रॉम A टू B, फिर सेकेंड लिखूं मैं A टू C, थर्ड लिखूं A टू D। देखो सब केसेस में पहला केस ले रहा हूं, केस 1 A टू B। सोचो उसमें डिस्टेंस कितना चला है। जो भी बंदा होगा वो इस सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है? इस पे चल रहा है ऐसा पूरा सर्कुलर ट्रैक पे। तो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ है। एक्चुअल पाथ का मतलब क्या है? पूरे सर्कल का सरकमफरेंस कितना होता है? 2 पाई r। पूरे सर्कल का सरकमफरेंस कितना होता है? 2 पाई r। ये कितना है? क्वार्टर सर्कल। तो एक्चुअल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया है? 2 पाई r का चौथा हिस्सा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये क्या होगा? 2 1 जा 2 2 जा पाई r अपॉन 2। बोलो बात समझ में आ रही है? अच्छा दूसरी बात समझो, अगर ये भी r है और ये भी r है तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन तो A है, फाइनल पोजीशन तो B है, उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। ये AB तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये स्ट्रेट लाइन है जिसके बारे में हमको पढ़ना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो AB है। तो ये AB कैसे लिखा जाएगा? AB लिखा जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, हाइपोटेन्यूज है ना, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यानी AB इट बिकम्स √2r। ये √2r हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? ये क्या हो जाएगा? √2r। आई बात ध्यान में? तो डिस्टेंस जो है वो पाई r/2 होगा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो √2r होगा। बोलो बात समझ में आई?
अच्छा, जब मैं AC की बात करूं, सोचो AC की बात करूं, AC की बात करूं तो डिस्टेंस कितना है AC, ये पूरा A से C, कितना है डिस्टेंस A से C, तो डिस्टेंस कितना होगा 2 पाई r, पूरे सर्कल के लिए है, उसका आधा, यानी डिस्टेंस होगा पाई r। 2 कैंसिल हो जाएगा, डिस्टेंस तो पाई r होगा, पूरे सर्कल का आधा, पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो r A से लेकर C तक डिस्प्लेसमेंट होगा AC, कॉर्ड AC, डिस्टेंस होगा आर्क AC, ये क्या है आर्क AC, आर्क AC, और ये क्या होगा कॉर्ड AC, या डायमीटर भी बोल सकते हो, तो ये क्या है R प्लस R, यानी ये 2R हो जाएगा। अच्छा, सब जगह तुम देख सकते हो पाई अपॉन 2, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, 3.14 अपॉन 2, तो 2 1 2, ये होगा 1.57, ये 1.57 R है, और ये 1.41 R है, तो ये 1.5 है, ये 1.4 है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम रहेगा डिस्टेंस से। बोलो बात समझ में आ रही है। अच्छा, मैं जब AD के लिए जाऊं, AD क्या होगा, ये पूरा डिस्टेंस एक्चुअल पाथ बंदा A से B, B से C, C से D आया होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, ये देखो यहां से यहां क्वार्टर आर्क, आधी आर्क, और ये 3/4 पैरामीटर होगा ना, ये पूरा, ठीक है। आप कैसे भी लिख सकते हो, आर्क AC, ये पाई r प्लस ये दोनों का एडिशन होगा, क्वार्टर आर्क है ये भी। बोलो बात समझ में आ रही है। तो 3/4 ऑफ 2 पाई r, 75% हिस्सा कट के आया है ना, तो 3/4 इसलिए लिखा है। आई होप तुमको ये समझ रहा है। 3/4 ये क्या होगा, इधर तक हाफ, फिर और क्वार्टर है, तो हाफ प्लस क्वार्टर 3/4, तो 2 पाई r, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो ये 3/2 पाई r होगा, 3/2 पाई r होगा क्या डिस्टेंस। पर अभी भी देखो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा कॉर्ड AD, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर मैं निकलने की कोशिश करूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फिर से मेरे को ये राइट एंगल ट्राइंगल में इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो हम सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। बॉडी यहां से आए उसके कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे को क्या है पहले A पे था, फाइनली D पे है। डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं पहले इधर था, फाइनली उधर गया, इनिशियल फाइनल के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस कितना है AD, शॉर्टेज डिस्टेंस A से D है। बोलो बात समझ में आ रही है। एक पहाड़ है, ठीक है, यहां से यहां आने नहीं आएगा। पहाड़ के लिए मान लो कोई बंदा इधर है, उसको इस साइड आना हो तो ये इतना चढ़ के इधर आएगा, तो डिस्टेंस क्या होगा, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अरे तो आया तो यहां से यहां तक है ना, बस डिस्प्लेसमेंट उतना ही देखता है। तो आया कहां से कहां तक है, यहां से वहां तक, तो वो देख। बोलो बात समझ में आ रही है। तो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, फिर से ये है r² प्लस r², यानी ये भी √2r ही होता है। r² प्लस r² का रूट, तो √2r होगा ना, r² प्लस r², 2r² और √2r हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। हाँ बात समझ में आ रही है। थोड़ा सा लास्ट का पार्ट दिखाई नहीं दिया शायद, तो √2r होगा, ठीक है। r² प्लस r², ये √2r हो जाएगा, तो ये भी √2r होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है कि डिस्टेंस जो है इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड। अभी A to D के लिए एक्चुअली तो हम यहां से यहां तक आए हैं, पर शॉर्टेज डिस्टेंस तो ये है कॉर्ड AD, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतना होगा A to D। बोलो बात समझी है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से बात समझी है, और ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का फर्क था ना। नेक्स्ट टाइम हम लोग स्पीड, वेलोसिटी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। आज लेसन का इंट्रोडक्शन दिया है मैंने, और आई होप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपके दिमाग में एकदम फिट बैठ गया है। डिस्टेंस में क्या है, एक्चुअली बॉडी कहाँ कौन सा पाथ लेके गया है वो देखते हैं डिस्टेंस में, और डिस्प्लेसमेंट में वी सी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। बोलो बात समझ में आई। ओके, तो यहाँ पर आज
अब मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। फिर कल हम मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।